नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हम लोगों के YouTube चैनल SBCL अंडाल में। आज हम लोग एक नया चैप्टर NCERT के साइंस का पहला चैप्टर करेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी जो है NTPC और ग्रुप डी की परीक्षाएं जो है होने वाली हैं। NTPC की टायर 2 की एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होगी और उसके तुरंत बाद या ये के बाद जो है ग्रुप डी की परीक्षा भी होगी। और आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी में 25 अंकों के जो है विज्ञान के प्रश्न आएंगे। और आप सबको मैं जो है ये बोल रहा हूँ कि जितने भी विज्ञान के प्रश्न हैं 25 में से 25 प्रश्न जो हैं वो NCERT के साइंस की किताब से दिए जा रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और रटने जैसे नहीं हैं। आपको वो रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बल्कि उन चीज़ों को समझना है, चैप्टरों को समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। इसलिए दोस्तों, मैं NCERT के किताब को शेयर करके YouTube के माध्यम से आप सभी को किस तरह से जो है चैप्टर को पढ़ना है और क्या क्या एक चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। आप जो है गूगल में जाकर NCERT के PDF बुक को सर्च करें और ऑफिशियल वेबसाइट NCERT की है, वहाँ पर आपको ये मुफ्त में ये किताब जो है इसकी PDF उपलब्ध है। आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें और आप जहाँ भी हों उसको पढ़ सकते हैं, अपने लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। और अगर ये सुविधाएं अगर आपके पास नहीं है तो आप किताब खरीद सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बगैर विज्ञान के प्रश्न को हल किए हुए खास करके ग्रुप डी की परीक्षा में नौकरी पाना असंभव है। इसलिए दोस्तों, आप चैप्टर को पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। मैं केवल आपको एक मार्गदर्शन दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और चैप्टर को किस तरह से जो है उसको समझना है और क्या क्या प्रश्न इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन सेटर हैं वो आपसे भी अधिक पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, और हर एक NCERT के एक एक लाइन को गहराई से समझते हुए, टॉपिक्स को समझते हुए वो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी उतनी ही गहराई से चैप्टर को पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन सेटर के माइंड को टच कर सकें और जो भी प्रश्न आए आप उसे हल कर सकें। तो आइए दोस्तों, समय का ये नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें जो भी हम लोग क्लास 9 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जनरली हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में अगर हम लोग खुला दूध जो है छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है। लोहे का तवा, तसला या कील, लोहे की जो कील होती है कांटी, अगर उसको आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, जो हम सांस लेते हैं, ये सारी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस तरह से होती है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस बात का पता हम लोग किन किन बातों से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इस बात का पता हम लोग लगा सकते हैं अगर जो रिएक्टेंट है, जो क्रियाकारक हैं और जो क्रियाफल बनेंगे, जो प्रोडक्ट तैयार होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए या रंग में परिवर्तन हो जाए प्रोडक्ट के, या गैसों का निष्कास या उत्सर्जन हो। कभी कभी जब दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करते हैं तो किसी न किसी गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस इत्यादि। तापमान में परिवर्तन, जब
कोई भी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तो जिस बर्तन में ये रिएक्शन किया जाता है उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। कई बार ऊष्मा का निष्कासन होता है, मतलब ऊष्मा प्रतिक्रिया के दौरान बाहर निकलती है, और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा बाहर से इसमें अंदर ली जाती है, और जिस बर्तन में ये रिएक्शन होता है वो बर्तन ठंडा हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो है प्रयोग के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी के किताब में ज़्यादातर जो है समझाने पर जोर दिया जाता है और प्रैक्टिकल पर, व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। और इसी तरह का प्रश्न जो है क्वेश्चन सेटर पूछ रहे हैं, और साइंस का जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो बिल्कुल इन्हीं समझने वाले चीज़ों पर आधारित है। तो आप जब चैप्टर को पढ़ें तो कई ऐसे जो है क्रियाकलाप या चित्र वगैरह दिए रहते हैं, आप उसे ओवरलुक ना करें। मैं आपको इसमें मार्गदर्शन दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने से तो उतना समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो क्लास 9 या 10 का एग्ज़ाम नहीं देना है, हम लोगों को कंपटीशन के माध्यम से पढ़ना है। तो किन किन टॉपिक से वो प्रश्न पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी जब पढ़ें तो इन्हीं टॉपिकों को पहले पढ़ें। जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तभी आप जो टॉपिक आपको लगे कि ये भी पढ़ लेना चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कांच का जो है नली लिया गया है, और फ्लास्क है ये कांच का, और इस कांच के फ्लास्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का ये लिक्विड जो है ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसमें दानेदार जस्ता, ये जो है दानेदार जस्ता, ये जो टुकड़ा टुकड़ा देख रहे हैं दाना दाना जैसा, ये जस्ता है, जिंक है। और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन के दौरान कुछ और भी प्रोडक्ट बनता होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण होता है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है इस कांच के नली में यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको मतलब हम लोग किसी भी दूसरे बर्तन से जोड़ के इकट्ठा कर सकते हैं। और जब इसको हम लोग जलाते हैं आग में तो पॉपिंग करके साउंड होता है, पॉप करके जब वो जलता है तो वो समझ लीजिएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। ये भी पूछा जाता है कि जो पॉप करके आवाज़ करके जो गैस जलती है तो वो कौन सा गैस हो सकती है, तो वो दोस्तों हाइड्रोजन गैस होती है। रासायनिक समीकरण, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसका पता लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन याद रखेंगे। या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैसों का निष्कर्षण या उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, रासायनिक समीकरण को अगर आप रासायनिक समीकरण ये जस्ट हम लोग हल्का हल्का यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको नहीं समझाएंगे तो आगे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जो रासायनिक समीकरण है, अगर इस तरह से भाषा में लिखा जाए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसको अभिकारक बोला जाता है इन दोनों को, और ये इसको उत्पाद बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो दोस्तों, अगर इस तरह से भाषा में अगर लिखा जाए तो काफ़ी समय और जगह लगेगा, जो कि मुश्किल है। इसलिए रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उसके संकेतों को, अगर तत्व है तो उसके संकेतों को, और अगर अणु या परमाणु है तो उसके अणु सूत्र को लिख करके किया जाता है, ताकि जगह भी कम लगे और जो है लिखने में आसानी हो, समय भी कम लगे। तो रासायनिक समीकरण इस तरह लिखा जाता है, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, और इस तरह से बन के तैयार हुआ Mg। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि समीकरण को संतुलित भी करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको, ये जो टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन किस प्रकार किया जाता है और क्यों जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है।
तो कोई भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये आप लोगों को याद होगा, इसी पर आधारित है रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नया निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा, मतलब द्रव्यमान की क्षति नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि जितना द्रव्यमान क्रिया करने के पहले आपने लिया था, मतलब अभिक्रिया के पहले जो अभिकारकों का द्रव्यमान था, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट का भी होगा। नए पदार्थ का निर्माण होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है वो बिल्कुल नया होता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं उससे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो गुण होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, रेलवे के प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना क्यों जरूरी है, या किस नियम के कारण हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। आइए दोस्तों, इसी में आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो मुख्य बात है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। दोस्तों, इसी बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको जो है इस तरह से कर दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये दोस्तों, यानी कि जो भी तत्व बराबर के पहले रहेंगे, यानी कि LHS में रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वही तत्व के उतने परमाणु राइट हैंड साइड में भी रहेंगे। मान लीजिए इधर नाइट्रोजन के 5 परमाणु थे क्रिया करने के पहले, तो क्रिया करने के बाद भी 5 ही परमाणु रहेंगे। उस तत्व के परमाणु की संख्या कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर उस तत्व के परमाणु की संख्या बदलेगी तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान का जो है कम होना या ज़्यादा होना सामने आएगा, जो कि संभव नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश संभव है। ये केवल एक रूप से दूसरा रूप में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ समीकरण जो होता है वो पहले से ही संतुलित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2। तो दोस्तों, हम ये आपको थोड़ा बता देना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग जो है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनको छोटे छोटे बातें भी कई बार नहीं समझ में आती है कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। ये तो दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मेरे इस कमेंट के लिए, लेकिन मैं इसे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई कमज़ोर लड़का भी समझ लेगा तो जो थोड़ा तेज़ होगा वो तो ज़रूर समझ लेगा, है ना। तो हम लोग ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कैल्शियम है, ये आयरन है। ये दोस्तों, ये संकेत है, ये हाइड्रोजन का संकेत है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कैल्शियम का, आयरन का। ये जो संकेत है दोस्तों, ये संकेत ही उसका एक परमाणु को बताता है। किसी भी तत्व का जो उसका संकेत होता है, जो सिंबल होता है, वो उसका एक परमाणु को बताता है। यहाँ पे ये 1 रहता है, लेकिन हम लोग उसको लिख के नहीं दिखाते हैं। ये जो है यहाँ पर 1 है, लेकिन हम लोग उसको लिख के नहीं दिखाते हैं दोस्तों। जब अणु की बात आएगी तो ये हाइड्रोजन का एक अणु हो गया, ये ऑक्सीजन का एक अणु हो गया, ये नाइट्रोजन का एक अणु हो गया, ये कैल्शियम का एक अणु हो गया। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर इसे अणु बोला है और इसके ठीक पहले मैंने परमाणु बोला था। तो जितने भी धातु होते हैं दोस्तों, मेटल जो होते हैं, उनका अणु और परमाणु दोनों सेम ही होता है, लेकिन ज़्यादा सही है कि उसे हम लोग परमाणु बोलेंगे। ठीक है ना, अणु नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अणु नहीं है, उसका सूक्ष्मतम जो कण होता है वो परमाणु है। और ये आयरन है, ये भी परमाणु ही है। तो दोस्तों, क्या होता है
अब यहाँ पर हम लोग किसी यौगिक के बारे में देखते हैं। ये जो मैंने बताया आपको, ये तत्व थे, ये एलिमेंट थे, ये जो भी है ये एलिमेंट थे। ये जो अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, ये कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं, यौगिक। यौगिक में दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए हमने ये लिखा H2SO4, ठीक है, और एक यहाँ पे लिख देते हैं CaOH2। तो दोस्तों ये जो H2SO4 हमने लिखा है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है दोस्तों। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र है, और एक अणु को दर्शाता है, उसके एक अणु को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो एक कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सामने में एक रहता है, लेकिन हम लोग उसको लिख के दिखाते नहीं हैं, क्योंकि आप मान लीजिए जब आप x लिखते हैं तो हम लोग तो x का पावर 1 होता है, वो भी लिख के नहीं दिखाते हैं, और x के सामने में 1 होता है, वो भी हम लोग लिख के नहीं दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है दोस्तों, सामने में 1 रहता है, हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी यौगिक का यानी कि कंपाउंड का जो अणुसूत्र होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो उसका एक अणु को दर्शाता है। उसका जो है एक अणु को दर्शाता है, एक मॉलिक्यूल को दर्शाता है, और उसका एक मॉलिक्यूल कई परमाणुओं से बना हो सकता है, कई एटम से मिलकर के बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर के 1 परमाणु है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, वो हम लोग दिखाते नहीं हैं, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आ जाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये एक अणु है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कैल्शियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 एकम 2 परमाणु ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का भी 2 एकम 2। मतलब ये जो है गुना होता है दोस्तों, ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें ये सीधा गुना होता है, 2 एकम 2। आप बोलेंगे 1 कहाँ पे है, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, हम लोग लिख के नहीं दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो ये है। तो बराबर करने के दौरान क्या होगा, आपको किस बात पर जो है ध्यान रखना होगा दोस्तों, तो मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ। मैं ग्रीन पेन लेकर के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है, ये जो हम लोगों ने लिखा है H2SO4, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुसूत्र को दर्शाता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये उसके एक अणु को दर्शाता है, यानी कि दोस्तों उसका जो एक अणु है, यहाँ पर सामने में 1 है, तो उसका एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर 2 अणु हो जाए, 2H2SO4 हो जाए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 2 दूना 4, डायरेक्ट गुना कीजिएगा, 2 दूना 4। सल्फर का कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 2 एकम 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, है ना। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी संख्या सामने में रखते हैं किसी भी यौगिक का, तो वो इन सभी परमाणुओं के साथ में आपको गुना करना है, गुना हो जाता है, वो ऑटोमेटिक गुना हो जाता है। तो आप बोलेंगे कैसे गुना हो जाता है, तो सिंपल आंसर है दोस्तों, हाइड्रोजन का मतलब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तो एक अणु है ये, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो 2 अणु में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। सल्फर का 1 परमाणु था एक अणु में, तो यहाँ पर कितना अणु हो जाएगा, माने 2 अणु में कितना परमाणु हो जाएगा सल्फर का, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए 4 था, एक अणु में 4 था, तो 2 अणु में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए 2 चौके 8 हो जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान रखना है समीकरण को संतुलित करने के दौरान,
कि जो भी आप सामने में रखते हैं वो उन सभी के साथ गुना होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई बराबर कर रहा है। मान लीजिए हम थोड़ा सा मतलब आप लोगों को हंसा रहे हैं कि अगर आपको बोला गया कि बराबर कीजिए और बराबर करने के दौरान आपने देखा सल्फर इधर बराबर नहीं है, तो 3 लिखने से बराबर हो जाएगा, तो आपने यहीं पे 3 दे दिया। मान लीजिए यहीं पे आपने दे दिया 3। ये दोस्तों पूरा गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे 3 नहीं बिठा सकते हैं। अगर यहाँ 3 बिठा दीजिएगा तब तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल रहा ही नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो तो उसमें H3 होता ही नहीं है, तो वो तो उसका अणुसूत्र ही गलत हो जाएगा। इसलिए आपको अगर 3 रखना भी है तो आप यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, सामने में रखेंगे 3H2SO4। तब आपके मन में आएगा कि ठीक है, अगर हम यहाँ रखते हैं तो एक तो नुकसान मेरा हो गया ना। हम सल्फ़र बराबर करने जा रहे थे, सल्फ़र तो बराबर हो गया, लेकिन साथ में मेरा हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया और ऑक्सीजन 3 चौके 12 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपके पास इन सबको बराबर करने के लिए भी वहाँ पर और भी यौगिक रहेंगे जिससे आप उन सबको बराबर कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। ये एक समीकरण दिया गया है दोस्तों, Fe + H2O Fe3O4 + H2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समीकरण को हम लोगों को संतुलित करना है। किस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं, तो इसका नियम है ज़्यादातर ये है कि जो भी सबसे बड़ा रहे और थोड़ा ऑड रहे, देखने में ऑड रहे, माने अलग थोड़ा रहे अंक, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, ये हिट एंड ट्रायल पर आधारित होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने जिससे शुरुआत किया तो उससे हो ही जाएगा। एक बार में नहीं होगा, आप दूसरा बार में कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये संतुलित समीकरण को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन 1 है मगर इधर आयरन 3 है। मतलब हम 3 है 2 है बोलेंगे, लेकिन जब भी हम ऐसा बोलेंगे तो समझ लीजिएगा 3 परमाणु है ना। आयरन के 1 परमाणु है, यहाँ आयरन के 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन तो बराबर है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम ऐसा बोलेंगे, इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो हम लोग बराबर करते हैं। इधर आयरन 3 है, हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों का आयरन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दोस्तों 1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जल का सूत्र था, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप यहाँ 4 लिख देंगे तो वो पता नहीं कौन सा फार्मूला बन गया वो, है ना। मतलब हम ऐसे ही आप लोगों को बोल रहे हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है दोस्तों। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हम लोगों को अगर करना भी होगा तो 4 हम लोग यहाँ लिखना होगा, तब ये 4 एकम 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चलते हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। तो ठीक है, मेरे पास यहाँ ऑप्शन है अभी भी, 4 हम यहाँ लिख देंगे, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन बराबर हो गया। आइए एक बार आप मिला लीजिए। आयरन यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, ऑक्सीजन 4 दूना 8, यहाँ भी 4 दूना 8, यहाँ ऑक्सीजन 4 एकम 4, यहाँ भी 4। तो ये जो है समीकरण बराबर हो गया। अब आप ये जो तीर का निशान है इसको हटा देंगे और यहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे, यानी कि ये समीकरण संतुलित हो गया, बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है अब इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जिन जिन टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर उसको पढ़ें, गहराई से जो है उसको समझने का ये करें। बाकी हम आपको उसका ओवरव्यू बता देते हैं, बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वो किस प्रकार का रिएक्शन है, वो उसे किस श्रेणी में हम लोग रखेंगे, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखा है और उसमें मैंने देखा है कि इस टॉपिक से कई प्रश्न जो है परीक्षा में आए हुए हैं, और पूरी संभावना है
कि इस बार भी रहेंगे। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसका अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। संयोजन, योजन मतलब जोड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना, मतलब जुड़ करके बनना, कुछ भी जुड़ने से जो बनेगा, है ना। दो तीन चीज़ था, उसको आपने संयोजित कर दिया, जोड़ दिया, है ना। तो ये जो है इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको केवल समीकरण बता रहा हूँ और आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप भी किताब को या तो PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे या आप किताब खरीद के पढ़ेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किताब खरीद के पढ़ें। तुरंत तो किताब खरीद नहीं पाएंगे, जब तक किताब नहीं खरीद पाते हैं तब तक आप PDF से पढ़िए, लेकिन किताब आप खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए आप, यही आपको नौकरी दिलाएगा। ये कन्फर्म है कि जो लोग भी साइंस के प्रश्न को अच्छा से करेंगे, खास करके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, नौकरी उनका रखा हुआ रहेगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में जो S लिखा हुआ है ये बताता है कि ये सॉलिड है, मतलब ठोस अवस्था में है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये ठोस अवस्था में है, यानी सॉलिड में है। H2O जो है I लिखा हुआ है, एक्चुअली ये L है। L मतलब ये लिक्विड अवस्था में है, वाटर लिक्विड में रहता भी है। COH2 ये जो बन के तैयार हुआ ये एक्वस है, जलीय घोल में बना। AQ मतलब जलीय, एक्वस। तो आप समझ ही सकते हैं वाटर में जब रिएक्शन हो रहा है तो एक्वस तो होगा ही, जो भी होगा। और साथ में देख रहे हैं उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा का निष्कर्षण हो रहा है, और ऐसे क्रिया को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो क्रियाकारक यानी दो रिएक्टेंट, हिंदी में इंग्लिश में रिएक्टेंट होता है, दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके, आपस में संयोजन करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आइए एक इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, आप दोस्तों ये जानते होंगे कि जो चूना है, चूना को जब हम लोग पानी में देते हैं, यहाँ पे आपको पहले दिखा देना चाहते हैं हम, यहाँ नहीं दिया गया है, ये देखिए, ये चूना है दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना, जो हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, जो बोरा में खरीद के लाते हैं, वो ये चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब अभी तक उसमें पानी नहीं लगा है। और जब आप उसको पानी में डाल देते हैं, वाटर में जब डाल देते हैं, जब आप उसको वाटर में डाल देते हैं तब वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। ये देखिए दोस्तों, बुझा हुआ चूना, इसको इंग्लिश में स्लेकेड लाइम बोलते हैं। तो ये इसी चूना से हम लोग अपना घर का पोचारा करते हैं, क्योंकि देखिएगा हम लोग जो चूना लेके आते हैं उसको हम लोग रात भर जो है किसी पानी में, ड्रम वगैरह में या बाल्टी में हम लोग रात भर फुला देते हैं उसको। तो जैसे ही हम लोग डालते हैं तो देखते हैं ना, पूरा उष्मा बाहर निकल रहा है, पानी खौलने लगता है, यानी कि उसमें उष्मा बाहर निकल रही है दोस्तों। तो इसमें जो चूना का पानी है वो रात भर हम लोग छोड़ देते हैं, तो सुबह में देखते हैं कि वो ठंडा हो गया है। तो ये रहता है, वो जो चूना जो सुबह में आप देख रहे हैं वो ये बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और इसी से हम लोग घर का जो है वाइट वॉशिंग करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग जो वाइट वॉशिंग करते हैं तो दीवारों पर जो है क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग जो है दीवार को रंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, इसी की पतली परत जम जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है दीवारों पर, है ना, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है। ठीक है, इसी से जो है उस पर दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाने का संभावना है, मैंने देखा भी है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि दीवारों पर जो पतली परत बनती है वो किसकी होती है। तो ज़्यादातर दोस्तों जानते हैं क्या आंसर देंगे, बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उनको तो यही पता है कि हमने जब सुबह में चूना को जब रात में हमने डाला था तो सुबह में वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हम चूना पे दीवार सफ़ेदी किए हैं, तो निश्चित रूप से वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। लेकिन नहीं दोस्तों,
आपने किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पोचाड़ा कर दिया, वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद था वो इससे रिएक्ट करके क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। आपको पता होगा दोस्तों ये संगमरमर का भी सूत्र है, खड़िया का भी सूत्र है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। चौक का सूत्र है, चौक का भी सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट की ही पतली परत जमती है, याद रखिएगा। आप ऑप्शन में ये मत कर दीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत जमती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया में क्या देखें दोस्तों, कैसे पहचानेंगे, आपको अगर समीकरण दिया हुआ है तो याद रखेंगे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मतलब जो अभिकारक हैं वो आपस में रिएक्शन करके एक बनाएंगे, याद रखिए, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। यानी कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल होगा, और ज़्यादातर केसेस में ऊष्मा बाहर निकलती है संयोजन अभिक्रिया में। ठीक है, आइए हम लोग और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कोयले का दहन, जो कोयला जलता है, कोयला मतलब कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जलता है तो जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के सहायता से जल रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं दो रिएक्टेंट हैं और मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। मतलब ये किस प्रकार का रिएक्शन है, किस प्रकार का समीकरण हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका परिभाषा को देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी और एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि दो मिल करके एक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपने देखा था अभी, जो कोयले का जलना था वो भी तत्व था, है ना। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, तब आपको ध्यान में आएगा। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन तत्व थे, तो तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है। और मैं यहाँ भी ले जाऊँगा आपको, यहाँ देखिए ये यौगिक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है ये क्या है, यौगिक है। तो यौगिक या फिर जो है तत्व मिल करके, दो या दो से ज़्यादा तत्व या यौगिक मिल करके संयोग करके या फिर योग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब क्या दोस्तों, सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइन करना, जुड़ के एक बनाना। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग जो है एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसे ज़रूर बताना चाहूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया था। ये ग्लूकोज है दोस्तों, हम लोग जो खाना खाते हैं भोजन, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटने से ग्लूकोज बनता है। अच्छा से याद रखिए, देखो छोटा छोटा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा रहा है, बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी के एक एक लाइन से प्रश्न पूछा जा रहा है, बशर्ते कि वो लाइन इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो लाइन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोई भी बोल देगा अरे तुम एनसीईआरटी का जो है पूरा एक एक लाइन पढ़ जाओ नौकरी हो जाएगा, संभव है एक एक लाइन पढ़ना? नहीं है। वो लाइन इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, ये दिमाग में आप याद रखिए। वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है। वो बेकार का प्रश्न पूछ ही नहीं रहे एकदम, ये ध्यान रखिए। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं वो टूटने के बाद सबसे जो है लास्ट में ग्लूकोज के रूप में बदल जाते हैं। ये ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों, C6H12O6। पूछा भी जा सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है ना। तो ये याद भी रखिए आप लोग। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो सांस हम लोग ले रहे हैं वो सांस के जरिए ऑक्सीजन जा रहा है और वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, और बदले में CO2 निकल रहा है, थोड़ा बहुत वाष्प के रूप में जल भी ये होता है, और ऊर्जा बाहर निकलती है। हम लोग इसी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए करते हैं। दौड़ना है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें एनर्जी लग रहा है, बोलने में, दौड़ने में, है ना।
तो जो भी ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा हम लोगों को इसी रिएक्शन से प्राप्त होती है ना। यानी कि श्वसन जो है, एक तरह से आपको ये परीक्षा में पूछा गया था, कई लोग इसको गलत कर सकते हैं। श्वसन जो है, सांस लेना, श्वसन, ये कैसा अभिक्रिया है? ये दोस्तों केमिकल चेंज है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई भी सोचेंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो इसमें तो कुछ ऐसा चेंज तो हो नहीं रहा है। नहीं दोस्तों, आप ले रहे हैं ऑक्सीजन, है ना, लेकिन वो बन के क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसलिए जब आप अपने सांस को आप जो है आप महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा गर्म हवा टाइप का रहता है, वो वास्तव में ऊर्जा ही है ना, जो रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान, ऑक्सीजन मतलब सांस श्वसन के दौरान। तो एक रिएक्शन हो गया दोस्तों। दूसरा रिएक्शन है वियोजन, जिसको अपघटन बोलते हैं दोस्तों, वियोजन, अपघटन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, विपरीत है। उसमें दो या दो से ज़्यादा मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा था, इसमें एक कोई जो रिएक्टेंट है वो टूट करके दो या तीन प्रोडक्ट बनाएगा, बिल्कुल उल्टा है। तो आइए हम लोग जो है इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है। जब आप इसको हीट करेंगे मतलब उष्मा देंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देखिए एक रिएक्टेंट है लेकिन वो टूट करके तीन जो है प्रोडक्ट में बन गया। तो इसको हम लोग कैसा अभिक्रिया बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो याद रखिए, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट है यानी चूना पत्थर। जब आप उसको हीट करते हैं तो जो बुझा हुआ, सॉरी यहाँ पे जो है बुझा हुआ चूना लिखा हुआ है, ये गलत है दोस्तों, ये अनबुझा चूना होगा, अनबुझा हुआ चूना होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट जो है बना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वियोजन अभिक्रिया, है ना, या फिर अपघटन अभिक्रिया। याद रखिए, वियोजन या अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोज कर जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए दोस्तों, एक और ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं, ये लेड नाइट्रेट है दोस्तों। लेड नाइट्रेट को जब आप तापन करेंगे मतलब उसको हीट करेंगे यानी उसको आप गर्म करेंगे तो ये जो है लेड ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। आपको पता है दोस्तों, एक एक लाइन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर जब आप हीट करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये भूरा रंग का होता है, ब्राउन कलर का धुआं होता है। ये जो ब्राउन कलर है दोस्तों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये पूछा गया है ग्रुप डी के पिछले जो रेलवे की एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, ये पूछा गया है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? आपको इस लाइन को पढ़ के नहीं लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है? आपकी अंतरात्मा खुद बोल उठेगी कि ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। तो अब समझ जाइएगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको बोल रहा है कि अरे एक एक लाइन याद कर लो, एक एक लाइन पढ़ लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इतना समय नहीं है आपके पास। केवल विज्ञान ही नहीं है कि विज्ञान ही पढ़ना है, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं, उन सब पर आपको संतुलन बनाना है ना दोस्तों। तो इसीलिए ये पूछा गया था कि जो धुआं निकलता है ब्राउन कलर का वो कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है? तो ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिल्वर क्लोराइड है। ये सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है। ये भी सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा उठा है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जा रहा है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसी रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं क्या कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो अपघटन प्रक्रिया हो रही है, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ।
ये जो अपघटन अभिक्रिया हो रही है यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रहा है, इसको रिएक्शन को करने के लिए आपको या तो आपको क्या करना पड़ रहा है, या तो ऊष्मा देना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपको तापन करना पड़ रहा है, मतलब हीट देना पड़ रहा है। नंबर थ्री, आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश में आप ये कर रहे हैं। ये सारा चीज़ क्या कर रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन को ये करने के लिए, ये जो AgCl है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी ऊर्जा को हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ये जो सूर्य के प्रकाश में या ऊष्मा देकर या गर्म करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो यौगिक हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये लेड नाइट्रेट है, मान लीजिए ये जो लेड नाइट्रेट है, तो ये लेड नाइट्रेट जो है, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी में तो बॉन्ड है ना कोई तो ये बंधन से बंधे हुए हैं, या तो सहसंयोजन बंधन होगा मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। और भी एक बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो बाद में आप पढ़ेंगे बॉन्ड वाला चैप्टर में। तो जो भी बॉन्ड से ये बंधे हुए हैं उनको तो तोड़ना पड़ेगा, उनको रप्चर करना होगा, तोड़ना होगा, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा यही काम करता है। तापमान जो हम लोग देते हैं वो ऊर्जा प्रदान करता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसके बॉन्ड को, बंधन को तोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो हम लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा। तो पहला तो ऊष्मा देना ज़रूरी है, ऊष्मा देने से हो जाएगा, तापमान बढ़ाना होगा, ठीक है, या फिर सूर्य का प्रकाश में रखना होगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों काम जो है क्यों क्यों हो रहा है, ताकि उसका जो ऊर्जा प्राप्त हो सके और बंधन जो है उनका बॉन्ड का वो टूट सके, ठीक है दोस्तों। एक और प्रकार देखिए, बस मैं और थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, ये हो गया, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे, देखिए बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, इधर में तत्व रहेगा कोई ना कोई, खास करके ये जो है मेटल होंगे, इधर में कोई ना कोई सॉल्ट होगा, और इधर में ये सॉल्ट होगा, इधर में उस तत्व को वो निकाल देगा। यहाँ पर जिस सॉल्ट का ये रहता है, जैसे कॉपर है, कॉपर को वो निकाल देगा बाहर, है ना, और खुद उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा। ये जो आयरन है, आप गौर कीजिए, यहाँ पे जाके ये बैठ गया, देखिए खुद आ गया यहाँ पर, ये Cu को हटा दिया और खुद यहाँ पे बैठ गया, यानी कि ये क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। और एक दो उदाहरण देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Zn प्लस H2SO, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ देखिए जिंक है, ये जिंक जो है इस Cu को हटा दिया, Cu को हटा करके यहाँ कर दिया, और खुद जो है यहाँ पे आके ये बैठ गया, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। लेड प्लस UCl2 प्लस PbCl2, ये यहाँ भी देखिए ये Pb है, ये Pb आ गया यहाँ पे, और ये कॉपर को यहाँ बाहर निकाल दिया, है ना। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये लास्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोई तत्व नहीं रहेगा, मतलब मेटल उटल नहीं रहेगा, दोनों का दोनों सॉल्ट रहेगा, इधर वाला भी यौगिक रहेगा, इधर वाला भी यौगिक रहेगा। इसमें जो मेटल वाला रहता है पोर्शन, आपको मेटल वाला पोर्शन देखना है। तो ये Na देखिए Ba के जगह पर आ गया, है ना, ये NaSO4 था, BaSO4 हो गया, और ये BaCl2 था, ये NaCl हो गया। मतलब एक दूसरे को म्यूचुअली रिप्लेस कर दिए, ये इसके जगह पे आ जाएगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा, एक दूसरे के जगह पर आ जाएगा, तब समझ लीजिएगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्वि जो है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें से क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा
कि 4 रिएक्शन आपको बता दिया जाएगा, बोला जाएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद का एक बार और मैं इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दूंगा तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। तो जान लीजिए क्या प्रश्न पूछा जाएगा। आपको 4 समीकरण दे दिया जाएगा, इस प्रकार का जो है 4 समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मतलब ये कॉम्पोजिशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, देखते ही बता सकते हैं। जब 2 मिल करके एक बनाएगा तो कॉम्बिनेशन, जब एक टूट करके 2-3 बनाएगा तो डिकम्पोजिशन यानी कि विघटन, और जब एक दूसरे यहाँ पे सॉल्ट रहेगा और यहाँ पे कोई एक एलिमेंट रहेगा, खास करके मेटल, ये इसका जो मेटल रहेगा उसको हटा देगा, है ना, और खुद वहाँ पे बैठ जाएगा और दूसरा मेटल को उधर बाहर निकाल देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा दोस्तों, इस दोनों यौगिक रहेगा, लेकिन इसका वाला मेटल इसमें जाके बैठ जाएगा और इसका वाला मेटल इसमें जाके बैठ जाएगा। मतलब इस तरह से ये इसमें और ये इसमें चला जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। धन्यवाद दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।